हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट मे कम्स इन आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ एसीएफ एंड रेंजर, है ना, जेपीएससी मेंस फॉरेस्ट्री ऑप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली जो क्वेश्चन है ये है, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर एंड सॉइल टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। ठीक है, जो हमारा एयर टेम्परेचर होता है प्लांट्स को अफेक्ट करता है, उसके ग्रोथ को, है ना। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी वालों ने पूछ रखा है 2002 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज है इसकी कि ये आपको एसीएफ और रेंजर में पूछा जा सकता है ना, जो जेपीएससी के भी एग्जाम रिसेंटली होने वाली है। तो उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ इंट्रो देंगे। इंट्रो क्या है कि आपको मेंशन करना है कि एयर और जो सॉइल का टेम्परेचर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के ग्रोथ में, है ना। तो ये हम लिख लो कि एयर एंड सॉइल टेम्परेचर प्लेज अ पाइवटल रोल इन अ प्लांट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, टेम्परेचर एक्ट लाइक अ मूड रिंग ऑफ प्लांट, इट अफेक्ट्स देयर ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ठीक है, इसके बाद हमको बात करना है एयर टेम्परेचर और सॉइल टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस के। ठीक है, तो आप इसको बुलेटिन फॉर्म में आप लिख दोगे, है ना। सम मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ एयर टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। तो ठीक है, क्या क्या है, तो देखिए पहला ये क्या करता है कि ये फोटोसिंथेसिस है और जो आपका रेस्पिरेशन है इसके रेट को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया और आपका आपका रेस्पिरेशन हो गया। कैसे करता है, तो देखिए जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसके लिए एक ऑप्टिमम एयर टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जो कि क्या करता है, जो इंजाइमेटिक एक्टिविटीज होता है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, बूस्ट अप करता है, जो कि आपको अल्टीमेटली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको सपोर्ट करता है ना। लेकिन वहीं ये भी देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो क्या करता है, एंजाइम जो है उसको डीनेचर कर देता है, जिसके कारण जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर भी नुकसान करता है और कम टेम्परेचर भी नुकसान करता है। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे कि जो हाई टेम्परेचर टिपिकली इंक्रीजेज रेस्पिरेशन रेट्स विच कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर हाई होने पे रेस्पिरेशन रेट तो हाई हो जाएगा, बट उसके साथ साथ क्या होता है कि जो जो आपका जो फूड बना हुआ है वो क्या है, वो जल्दी ही डिप्लीट होते जाता है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि प्लांट को एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है ना। तीसरा क्या है कि इट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन एंड वाटर अपटेक। ठीक है, चौथा, एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन कॉज स्ट्रेस और डैमेज। ठीक है, अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, प्लांट्स को डैमेज पहुंचाने लगता है ना। हाई टेम्परेचर कैन कॉज विल्टिंग। ठीक है, विल्टिंग का मतलब होता है कि जो प्लांट जो आपके सूखने लगते हैं ना, सूखने लगते हैं उसको हम लोग विल्टिंग कहते हैं। सनबर्न, ठीक है, ये आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है सनलाइट के कारण देखने को मिलता है। इसके बाद है इंक्रीज वाटर लॉस। ठीक है, अब ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इवेपो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन थ्रू द लीफ इज नोन एज इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल टेम्परेचर ऑन प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या है कि जो हमारा जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है ना उसको सॉइल टेम्परेचर सपोर्ट करता है। तो की फॉर सीड जर्मिनेशन एंड रूट ग्रोथ। ठीक है, सीड्स हैव अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज फॉर जर्मिनेशन। वार्म टेम्परेचर soil promotes faster metabolic process which whereas cold soil delays in seed germination। तो आपको यहाँ जो वार्म सॉइल है ना, जो आपका सॉइल का टेम्परेचर हाई वार्म रहेगा तो ये क्या है, जर्मिनेशन को सपोर्ट करता है। वहीं ठंडे जो सॉइल वगैरह रहते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जर्मिनेशन डिले होता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो आपका टेम्परेट रीजन है, ठीक है, जो आप टेम्परेट रीजन्स वगैरह होते हैं, टेम्परेट रीजन्स में जो आपका ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ जो होता है वो स्लो रहता है ना। ट्री का जो ग्रोथ होता है वो स्लो रहता है, रोटेशन पीरियड हाई रहती है उनकी। इसके बाद ये इन्फ्लुएंस करता है आपको न्यूट्रिएंट अपटेक में। ठीक है, इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट अपटेक एंड अवेलेबिलिटी। तो हेयर क्या होता है, यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने डिफाइन यहाँ रख कर रखा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर इंश्योर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मेकिंग देम मोर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो आपका टेम्परेचर
सूटेबल टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और रूट के द्वारा एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता है, ठीक है। देन आपकी तीसरा है कि वार्म सॉइल एक्टिवेट्स बेनिफिशियल सॉइल मैक्रोब्स, ठीक है। जो बेनिफिशियल सॉइल मैक्रोब है उसको प्रमोट करते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और ऑर्गेनिक मैटर, आपने नाम सुना ह्यूमस को, वो क्या करता है ना, वो उसको आप में मदद करता है, ठीक है। देन आपकी है फोर्थ वन है वार्म सॉइल जनरली प्रमोट्स फास्टर ग्रोथ, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो टेम्परेट रीजन में आपको ग्रोथ जो है वो स्लो देखने को मिलता है ना। इसके बाद पांचवा जो है, पांचवा ये है कि जो कोल्ड सॉइल कैन हिंडर जर्मिनेशन एंड रूट फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको बताया, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का है वेरिएशन इन स्टैंड डेंसिटी induced by thinning causes very large variation in diameter growth but remarkably little height growth, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखिए इन्होंने पूछ रखा आईएफएस के एग्जाम में पूछा गया 2001 में, बट ये जो क्वेश्चन है इसके काफी ज्यादा चांसेस आपको बनते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईएफएस की, ठीक है। अगर आप आईएफएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है आप एकदम बिल्कुल कर लेना, इसकी जो चांसेस है ना ये आपको 99% चांस है कि ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एसीएफ रेंजर में भी इसका वेटेज काफी है, क्योंकि देखिए यहाँ जो हमने पढ़ा है, हम लोगों ने जो पढ़ा, हमारी जो लेक्चर्स थी, हमने जो कवर करा सिल्वी कल्चर को, है ना। जो हम लोगों ने सिल्वी कल्चर को पढ़ा, सिल्वी कल्चर में हम लोग टेंडिंग ऑपरेशन देखे जिसमें थिनिंग था, वीडिंग था, कटिंग था, तो ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन है, समझे, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ कह रहा है कि जब आप जो स्टैंड है, स्टैंड डेंसिटी है, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिनिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्राइमरी से हम लोग प्राइमरी सेलिंग करते हैं, सेकेंडरी सेलिंग करते हैं, है ना। तो उसमें देखा गया है कि जब आप थिनिंग करोगे तो जो डायमीटर वेरिएशन आपको मिलता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा मिलता है। दैट मीन्स कि अगर आप एक स्टैंड की अगर डायमीटर जो थिनिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डायमीटर जो है अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। बट सिमिलरली आप देखोगे कि जो हाइट है उसमें ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलता है, तो यही पूछा यहाँ बताया गया है, इस पे आपको डिस्कस करना है ना। आपको इस पे डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रो के साथ। सबसे पहले हम लोग इंट्रो दे देंगे कि जो थिनिंग है और सेलेक्टिव ट्री रिमूवल है इंडीड अफेक्ट्स स्टैंड डेंसिटी विच इन टर्न इम्पैक्ट्स ट्री ग्रोथ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो थिनिंग वगैरह है, सेलेक्टिव ट्री रिमूवल है, ये जाहिर सी बात है स्टैंड डेंसिटी को अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि आप ट्री फेल कर रहे हो तो स्टैंड डेंसिटी तो ऑटोमेटिकली है कि वहाँ डिक्रीज होगी ना। इसके बाद आप देखिए बात करेंगे कि जो वेरिएशन है स्टैंड डेंसिटी कॉज वेरी लार्ज वेरिएशन इन डायमीटर, तो उसका कारण क्या है। तो देखिए पहला कारण ये है कि सबसे पहले जब आप थिनिंग करते हो ना तो आप कंपटीशन को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। जहाँ पे अगर आपके पास 100 टिम्बर्स हैं तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे मान के चलो अगर 50 ट्री को आपने सेल कर दिया तो वहाँ 50 ट्री बचे, अब कंपटीशन क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना। सो थिनिंग डिक्रीजेस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्स का जो कंपटीशन है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या है कि जो गर्थ है, गर्थ जो ग्रोथ होता है वो अच्छा खासा एक्सपैंड होता है। इसके बाद क्या है, इट इंक्रीजेज रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो जो आपका रिमेनिंग ट्रीज है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स उसको मिलेगा, प्रमोटिंग डायमीटर ग्रोथ, ठीक है। तीसरा क्या होता है, हार्मोनल रिस्पॉन्सेज, रिड्यूस कंपटीशन ट्रिगर्स हार्मोनल चेंज स्टिमुलेटिंग रेडियल ग्रोथ। जब क्या है कि आपने थिनिंग कर दिया तो वहाँ क्या कंपटीशन आधा हो गई, अब सारा खेल इसी से, कंपटीशन जहाँ रिड्यूस हुआ तो ट्री क्या होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। अब जहाँ वो, ये देखिए जहाँ ट्री सीधा जाना था वो क्या है, वो लेटरल ग्रोथ करता है, ठीक है, रेडियल ग्रोथ करता है। इसके बाद क्या है, इंक्रीज ग्रोइंग सेप, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्पेस, सॉरी स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब आप फेल कर रहे हो, मान के चलो इतने ट्रीज है, 4 ट्री, आपने क्या करा कि इसमें से 2 ट्री को आपने फेल कर दिया, मान के चलो आपने इस ट्री को हटा दिया, एक सेकेंड क्या होगा, आपने यहाँ से मान के चलो आपने ये ट्री को हटा दिया और ये ट्री को हटा दिया, ठीक है। तो अब क्या है, इस ट्री के लिए भी स्पेस बच गया, और जो हमारा 4 से 2 ट्री हुआ है तो उसमें क्या हो गया कि स्पेस बच जाता है, तो आपको देखने को मिलता है कि ग्रोथ जो होता है उसमें आपको ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाइट में ये देखने को ज्यादा वेरिएशन क्यों नहीं आता, ठीक है, उसके रीजंस क्या है। तो देखिए जो हाइट होता है ना वो जनरली आपका जेनेटिकली होता है, ठीक है, कि अगर
जो ये जो है आपकी हाइट जो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करती है, ठीक है। कुछ ट्रीज जो होते हैं आपको काफी टॉल देखने को मिलेंगे, कुछ ट्रीज जो आपको ड्वार्फ देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जेनेटिकली ज्यादा निर्भर करता है। इसके बाद दूसरी जो है, ये ट्रीज हैव एन ऑप्टिमल हाइट टू हाइट डायमीटर रेशियो, ठीक है। और जो हाइट टू डायमीटर रेशियो होता है ना, वो फिक्स होता है। वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि थिनिंग कर रहे हो तो हाइट को आप इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है कि ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। देन हाइट ग्रोथ इज लेस अफेक्टेड बाय रिसोर्स कंपटीशन। जो रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है ना, उससे जो है आपका हाइट ग्रोथ जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू रेडियल ग्रोथ, दैट मीन्स की डायमीटर ग्रोथ, ठीक है। अगली जो पॉइंट है, थिनिंग प्राइमरली इन्फ्लुएंसेस डायमीटर ग्रोथ। जो थिनिंग होता है वो इसीलिए जो है इन्फ्लुएंस जो मेनली किसको करता है, डायमीटर ग्रोथ को ही इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो है ये काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या करो, इसको आप लिख लेना, नोट्स बना लेना, ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि सिल्वीकल्चर से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है उसके एप्लीकेशन में, है ना। क्योंकि इससे फायदा क्या है ना, कि हम लोग जो क्या है, टिम्बर का जो क्वालिटी होता है, टिम्बर का जो क्वालिटी होता है, इसको हम लोग इनहेंस करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा गर्थ होगा, है ना, गर्थ होगा, गर्थ मतलब कि डायमीटर, जितना ज्यादा गर्थ होगा ना, आपको मार्केट वैल्यू उतनी ज्यादा मिलेगी, आप ज्यादा अर्न करोगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस किया जाता है कमर्शियल फॉरेस्ट्री में। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये हमारी तीसरी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ थिनिंग फॉलोड इन इंडिया। तो देखिए दोनों को दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट थिनिंग से आपसे पूछे गए हैं, है ना। ये भी देखिए पूछा गया है 2002 में, ये देखिए आप सीरीज को, ये जो है ना, अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये देखो, ये थिनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है 2001 में, और ये देखो ये थिनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में। तो आप समझ सकते हो कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए चलिए देखते हैं अब थिनिंग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को एक इंट्रो दे देना है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, किसी भी क्वेश्चन को आप शुरू करो तो एक इंट्रो होगा, बॉडी होगा एंड कंक्लूजन होगा, ठीक है। हमेशा इस अप्रोच से चलो, तो आपको क्या है कि कहीं ना कहीं जो बाकी बच्चे आंसर लिख रहे हैं उससे आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज मिलता है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। चलिए, तो थिनिंग इज अ क्रूशियल सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडियन फॉरेस्ट्री टू इनहेंस फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये हमने इंट्रो दे दिया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ थिनिंग। तो हम जानते हैं कि थिनिंग्स पे मेरी वीडियो बन रखी है ना, जो हमारा वीडियो है आर्टिफिशियल रीजनरेशन का। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें हम लोगों ने थिनिंग वगैरह को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप वहां जाके देख लेना, आप और अच्छे से समझ पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग थिनिंग इसलिए करते हैं सो दैट कि हम लोग जो है फॉरेस्ट का ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, है ना। टिम्बर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इनहेंस हो, है ना। ताकि जो है आपका वाइल्ड फायर वगैरह का रिस्क वगैरह रहता है वो रिड्यूस हो सके। पांचवा, रीजनरेशन प्रमोशन के लिए फॉर डिजायरेबल स्पीसीज हम लोग थिनिंग करते हैं। एंड देन सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड थ्रू फ्यूलवुड एंड स्मॉल टिम्बर एक्सट्रैक्शन। तो ये सभी जो है थिनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, चूंकि मान के चलो इन केस अगर फ्यूचर में, ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये फ्यूचर के लिए लिख रखा है। फ्यूचर में अगर क्वेश्चन बन जाए आपको इधर आपके एसीएफ रेंजर में, या फिर सीधा आपको यूपीएससी वालों ने पूछ लिया, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। ये देखो क्या है ना, कि मेथड्स ऑफ थिनिंग इन इंडिया ही क्वेश्चन में पूछ रखा था, ठीक है। तो पहला तो है सिलेक्शन थिनिंग। सिलेक्शन थिनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सेलेक्टिवली हम लोग थिनिंग करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ट्री को फेल करते हैं। देखिए, रिमूव सेलेक्टेड ट्री टू मेंटेन और इम्प्रूव द स्टैंड क्वालिटी, ठीक है। डायमीटर थिनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या है, एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर को चूज करते हैं और उसके बाद उसको फेल करते हैं। मान के चलो आपने चूज कर लिया कि हाँ 50 सेंटीमीटर से जिसका 50 सेंटीमीटर से जिसकी डायमीटर जो है ज्यादा रहेगी, हम उसी को फेल करेंगे, बाकी को फेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। क्राउन थिनिंग क्या है कि रिमूव ट्री विथ पुअर क्राउन कंडीशन, जिसके जो क्राउन कंडीशन खराब है उसको हम लोग फेल डाउन कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारे जो रेस्ट बचे हुए ट्रीज हैं वो अच्छे प्रॉपर्ली ग्रोथ करें। देन क्या है, क्लीन प्रूनिंग। इसमें क्या करते हैं कि क्लीनिंग के पर्पज से रिमूव ब्रांचेज और वीड टू इम्प्रूव ट्री ग्रोथ, ठीक है। तो ये सभी की थिनिंग जो है कॉमनली इंडिया में यूज में है, सिलेक्शन थिनिंग, डायमीटर थिनिंग, क्राउन थिनिंग एंड क्लीन प्रूनिंग, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद आप बात करते हैं हम लोग थिनिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। थिनिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया की बात करें अभी हम लोग,
तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में हम लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा, बट यहाँ पे देखिए कि पूछा जा सकता है इन केस कि थिनिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। यहाँ पे देखिए थिनिंग मेथड्स के बारे में बताया था, बट यहाँ पे प्रैक्टिस जो है थिनिंग की वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म थिनिंग हम लोग करते हैं। यूनिफॉर्म थिनिंग में क्या है कि ट्रीज जो है उसको रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग थिन करते हैं। देन है सेलेक्टिव थिनिंग, ठीक है, रिमूव सेलेक्टेड ट्रीज बेस्ड ऑन स्पीसीज साइज और क्वालिटी। देन है ग्रेजुअल थिनिंग, here what we do, so here we remove trees in stages to minimize shocks, ठीक है। And last one is thinning in stripes, so what we do here, we actually do thinnings in stripes, ठीक है, so that to reduce the impacts like erosion or like that, okay। तो इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले आंसर राइटिंग की सीरीज में। सो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो और इन्फॉर्मेटिव हो तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई प्रकार की डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलरली आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू।